الله من الشيطان الرجيم. الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. جزاك الله. سبحان الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. किसी जे दर्द बन के आ जा दो सोनिया किसी जे दर्द बन के आ जा दो मेरे लोडों दे विच समा जा दो मेरे लोड की कराए रात काली नहीं मुकदी तुझे आंदों ते दिन चढ़ा आ जा दो सोनिया तुझे आंदों ते दिन चढ़ा जा दो किसी जे दर्द. جزاك الله. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस दुआ के साथ कि या रब ज़िदनी इल्मा, और जो हम सीखें वो याद रखें और दूसरों को भी मदद करने के काबिल हों। नेक्स्ट, ये एक बहुत प्यारा जुमला है, इसको अगर आप पढ़ें कि मेडिसिन लेना जब आप बीमार हों बिल्कुल उसी तरह है कि जब आपको प्यास लगे और कुआं खोदना शुरू करें। और ये बात कही गई थी 2500 BC बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा के पैदा होने से 2500 साल पहले। तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, और ये हम लोग आज तक यही कर रहे हैं कि हम उस वक्त काम शुरू करते हैं जब वक्त गुजर चुका होता है, या उस वक्त सेहत के बारे में बात करते हैं जब सेहत को पहले ही खतरे में पड़ी होती है या पहले ही सेहत रहती नहीं।
So to take medicine only when you are sick is taking a well when you are thirsty. ये तस्वीर एक बहुत अलामती तस्वीर है और बहुत सोने बहुत दफ़ा देखी भी होगी, शायद अभी किया होगा। उस बेचारी चिड़िया को पता ही नहीं कि पीछे अब कितनी ज़िंदगी के लम्हे रह गए। बिल्कुल हमारी मिसाल ऐसी ही है कि हमें चारों तरफ से जो खतरे हैं, कुछ हमें पता भी हैं तो हमने आँखें बंद की हुई हैं और कुछ हमें पता ही नहीं चलते। नेक्स्ट स्लाइड। और वक़्त भी नहीं रहता, इतना करीब फ़ासला इन मुश्किलों का है कि वो हमें मिलता ही नहीं। और फिर क्या होता है जब इस किस्म का कोई धड़का आ जाता है सामने, तो फिर अस्पताल, दवाएँ और ज़ाहिर है फिर ज़िंदगी की अपनी आज़माइशें। अब इन तमाम चीज़ों में सबसे बड़ा मैं समझती हूँ आज के ज़माने में जो हमारे पास कैंसर से भी ज़्यादा मूज़ी मर्ज़ है, वो हमारा मोबाइल है। और इसके बारे में तो आप सब लोग जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं, इसकी तहकीकात भी हैं। और उसके बाद बात आती है कैंसर की, और फिर हम ये सोचते हैं कि क्या कैंसर का कोई इलाज है? हम साइंसदानों ने इतनी तग-दौ करने के बाद कोई इलाज किया, और इनमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब शामिल हैं जो इस अनजाने जुल्म का शिकार हो सकते हैं। और फिर एंड में क्या होता है, ग्लूकोमीटर और बीपी ऑपरेटर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और दवाइयों के बगैर आप चल नहीं सकते। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 387 मिलियन लोग इस वक्त जो है वो शुगर का शिकार हैं दुनिया में, यानी 8.3%। हर 100 में से 9 लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। ये 2014 और 205 मिलियन की स्टडीज हैं 2035 तक ये जो तादाद है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, और हम सब उसमें शामिल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो अब जिस्म का हिस्सा बनती जा रही हैं, लोग अब उसे बीमारी ही नहीं कहते। लोग समझते हैं कि ये अब जिस्म का एक हिस्सा है, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, एलर्जी हो, एक्जिमा हो, वो नहीं जाते, वो आपकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता अब आप उसके इतने यूज़्ड हो जाते हैं कि आप उसका तदारुक ही नहीं करते कि किस तरह से इसको रिवर्स कर सकें। इसी तरह आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो जाता है। पहले हम देखा करते थे सिर्फ बुजुर्ग लोग या जिनको चोट लगती थी वो मुतासिर होते थे। अब छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक हमें आर्थराइटिस के मरीज नजर आते हैं। नेक्स्ट। आर्थराइटिस का मतलब है जो आपके जॉइंट स्पेसेस हैं उनका सूजना। और ओबेसिटी तो अब 65% हो गई, यानी 1.5 बिलियन लोग इस वक्त ओबेसिटी के जैसे मर्ज में शिकार हैं, और इसमें तादाद का इजाफा ही हो रहा है। अभी हमारी स्टैटिस्टिक्स यूएई में हुई तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अरब पॉपुलेशन में एवरी थर्ड पर्सन इज ओबीस। 3 कैटेगरीज होती हैं, ओवरवेट, ओबीस और मैसिवली ओबीस, और हमारे यहाँ ओबीस और मैसिवली ओबीस मिलते हैं। अब इसीलिए एस्थेटिक्स जो कमर्शलाइजेशन है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि हमारे दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े सब के सब मुतासर होते हैं, और तीसरी बड़ी बीमारी दुनिया में जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम फिर शुरू होता है। ये सब बुनियादें हैं हमारे लाइफस्टाइल, हमारी शुगर, हमारा ब्लड प्रेशर, और फिर दे लीड्स टू कोरोनरी इस्कीमिया और उसके बाद हार्ट अटैक। अच्छा, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं कि आप ये जानते हैं कि अगर 5 लोगों को हम एनालाइज करते हैं, नॉर्मल लोगों को, तो आउट ऑफ 3 ससेप्टेबल पीपल एक ज़रूर किसी न किसी कोरोनरी हार्ट अटैक की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। और उसकी अलामतें आपको पता है, नॉर्मली सांस का फूलना, पसीने का आना, या दिल के ऐसे मकामात जो अनहोनी भी होते हैं। थोड़ी में दर्द भी हार्ट अटैक में हो सकता है, कंधे में दर्द हार्ट अटैक में हो सकता है, दोनों स्कैपुला के बीच में, यानी जो पीछे की जो हड्डियां हैं जोड़ की, उसके बीच के दर्द भी एंजाइना कहलाता है। तो अब तो इतनी ऑड शक्ल एंजाइना की हमें नजर आ रही है कि बाज़ औक़ात मिस हो जाता है हार्ट अटैक। नेक्स्ट स्लाइड। एनीमिया दुनिया का वो मर्ज जो हम खुद अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। खून की कमी जो ग़िज़ा की कमी से भी होती है, और 5 to 10% बीमारियों की वजह से भी होती है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है खून की कमी का और खून की फराहमी का, दोनों चीज़ें। खून कम होना और उस खून की कमी को ब्लड बैंक से पूरा करना, दोनों अपनी जगह मसले हैं। और ये खून की कमी ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए कि ब्लड लॉस उनकी ज़िंदगी में बहुत होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर खून की कमी है तो जो उनके बच्चे हैं या उनके ख़ानदान है वो सब मुतासिर होते हैं, माशी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, और आने वाले बच्चे भी। अगर एक कमज़ोर माँ की कमज़ोर औलाद होगी तो उसकी ज़िंदगी भी उसी ख़तरे में पड़ सकती है जो उसकी माँ की थी। खून की कमी अगर माँ के अंदर है तो लाज़मी बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है। और जो खून को पूरा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं वो अक्सर अगर इन कॉम्बिनेशन में खासी महंगी पड़ जाती, और ये अगर उसके बदले में हमें कुछ एक शॉर्टकट मिलता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और खून की कमी भी क़ुव्वत मुदाफ़अत को ख़त्म करती है। नेक्स्ट स्लाइड। और उसका बदल क्या है? उसका बदल है कि भई या तो आप खून लगाइए, या खून को बढ़ाने वाली गोलियाँ, या आयरन के इंजेक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमारे पास लाइफ़स्टाइल चेंज जो हम करने की तैयार ही नहीं होते। पूरी दुनिया में लाइफ़स्टाइल के ऊपर अब बाकायदा एक सब्जेक्ट के ऊपर बात की जा रही है कि सबसे बड़ी वजह, 3rd या 4th कॉज़ ऑफ डेथ जो है वो ड्रग्स हैं, जो कि कभी डॉक्टर्स, कभी हम खुद ओवर द काउंटर लेके खाते हैं और हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। तो
क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए जब हम बात करेंगे तो कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जो सबसे पहले हमें हिफाज़त करते हैं? दौरान खून की उन शरेयानों के बाद जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन, और स्किन के चेंजेस जो हैं वो बता देते हैं कि आप कितना कवी हैं, कितना मुस्तहकम आपका मुदाफ़ियती नाम है। और स्किन के चेंजेस से एक तरह का ये आपका शोकेस है आपकी इंटरनल हेल्थ का, हार्मोनल सिग्निफिकेंस का, और आपकी एज वाइज़ चेंजेस का, आपकी प्यूबर्टी चेंजेस का, और यहाँ तक कि आपकी कमज़ोरियों का, जो बहुत सारी बीमारियों में आपको स्किन पे पता चलती हैं। इसी तरह स्किन के अपेंडेजेस में आते हैं बाल और नाखून। बालों का गिरना, नाखूनों का टूट जाना, ये भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के कम होने के साइन्स हैं, जिसको हमने कभी घास ही नहीं डाली होगी। हम समझते हैं कि पानी की खराबी से हो गए, हमारे बाल गिरना शुरू हो गए, शैम्पू चेंज कर लो, या हमारी ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ चली गई है, या हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे एलर्जी ज़्यादा है, वहाँ का पानी गंदा है, और फिर पानी की कमी खुद हमारी स्किन में ड्राइनेस पैदा करती है, और ये ड्राइड डेड स्किन जब चेहरे पर गिरती है तो पिंपल्स तक क्रिएट करती है। इसी तरह ग़िज़ाइयत की कमी से बच्चों से लेके बड़ों तक, मुँह से लेके और हाथ के निचले हिस्से तक हर चीज़ मुतासिर होती है विटामिन्स डिफ़िशियंसी से, और फिर डेफ़िनेटली जब वो डिफ़िशियंसी होगी तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती है। आंतों का सही नहीं होना या आंतों का साफ़ ना होना भी टॉक्सिक बॉडी की एक निशानी, और ज़ाहिर है जब हमारा क़ुव्वत हाज़मा ही ठीक नहीं है या निज़ाम हज़म ही ठीक नहीं है तो क्या दवा और क्या ग़िज़ा, हम बीमार भी हैं और हम इलाज के काबिल भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हर चीज़ मैदे से होके जाएगी, और अगर मैदा ही तकलीफ़ में है तो दवा भी अब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, और एट द एंड ऑफ द डे हमारी पूरी बॉडी मोहताजों वाली बॉडी हो जाती है। अब चाहे वो आईसाइट हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो हमारे जिस्म की तकलीफ़ें हों जो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलने पे मजबूर करती हैं। एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से नींद की कमी। अब ये एक विशिष्ट सर्कल है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, ये हमारी ज़िंदगी में क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ की तरफ हमें ले जाती नज़र आती हैं, और ये क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ होती ही वहाँ पर हैं कि जहाँ पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुसलसल कमज़ोर होती चली जाती है। छोटा-सा एक एड़ी में दर्द हो, या स्किन फटी हुई हो, या स्किन ड्राई होके तकलीफ़ कर रही हो, या पैरों में दर्द हो रहा हो, या आप सो नहीं पा रहे हो, ये सब वेलोसिटी से लेके और नाखून टूटने तक, स्किन की सेंसिटिविटी से लेके और याददाश्त की कमी तक, ये सब जो है ये हमें बता रहे हैं कि हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है 2 चीज़ों से, ना उसकी डिमांड पूरी हो रही है, और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो वो असाबी थकन, जिस्मानी मशक्कत के खिलाफ फिर नंबरदार आज़मा हो जाती है, और फिर वो एक बीमार जिस्म वजूद में आता है। जिस तरह एक सेल अपनी हिफाज़त का ज़िम्मा लेता है ग़िज़ा से, निकासी के निज़ाम से, और ऑक्सीजनेशन से, जो ऑक्सीजन सेल में जा रही है उसको ज़िंदा रखने, वो अंदर के निज़ाम की मशीनरी चला रही है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज़्म है, फैट का मेटाबॉलिज़्म है, पानी की निकासी है, टॉक्सिन्स की उसमें से निकासी है, और फिर एनर्जी प्रोवाइड करना, उस ग़िज़ा से एडीपी बनना हो, एडीपी से एटीपी बनना माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनेल्स में, ये सब एक इतना खूबसूरत कुदरती निज़ाम है कि अगर इसमें ज़रा-सा भी कोई खलल पड़ता है तो बस वहीं से चोर दाखिल होता है। चाहे वो सेल की दीवार की खराबी हो, या सेल के अंदरूनी मामलात की कमज़ोरी हो, या निकासी के निज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो, और हमारी जिस्म फिर गिव वे, वो सरेंडर कर जाती है बीमारियों के लिए, वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, और मौरूसी बीमारियों को भी तेज़ी से पनपने का मौका मिल जाता है। अब इसके अंदर चाहे वो हमारी रिप्रोडक्टिविटी हो, हर सेल की एक उम्र है ना, हर सेल अपनी अपनी एक मुकर्रर मुद्दत को गुज़ार के दूसरे सेल की परवरिश करके निकल जाता है। यही नबाताती और गैर नबाताती जिन्स में फ़र्क है। यानी आप एक पौधे को देखिए, उसका एक पत्ता पुराना होता है, दूसरा उसकी जगह नया आ जाता है। इसी तरह एक इंसान जाता है, वो अपनी जगह अपनी औलाद छोड़ जाता है, या फिर ये कि आप कोई एक एक स्टेम लगाते हैं, उसमें नए पत्ते निकल आते हैं। तो ये जो हमारा नशो-नुमा या रिप्रोडक्टिव लाइफ़ है, इसके लिए भी एक मौज़ू सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का होना ज़रूरी है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर सही है, तो प्रॉब्लम्स अगर आएँगी, चाहे वो स्किन में हो, चाहे वो अंदरूनी अज़ा में हो, वो रिपेयर हो जाएँगी। अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या वो पुलिस फ़ोर्स जो हमारे अंदर, जिसको आप इम्यूनोमॉड्यूलेटर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, वो अगर काम करेंगे तो फिर हम जल्दी उस बीमारी से खड़े हो जाते हैं, या कभी-कभी बीमार ही नहीं पड़ते। इसमें आपने वैक्सीन का रोल देखा होगा कि लोग कोई मौसम में किसी एपिडेमिक आती है तो उसकी वैक्सीन आ जाती है। बच्चा पैदा हुआ ही है तो उसको 5 वैक्सीन ठोक दी जाती हैं। हालाँकि उसके अंदर अभी वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम पनप ही नहीं पाया है, और उसको दुनिया से लड़ने के लिए पहले से असला दे दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, आइंदा अगर वो जरासीम उसके जिस्म को टकराते हैं तो वो फिर उससे फाइट बैक करता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी स्किन जो है, वो हमारी हिफाज़त कैसे करती है। नॉर्मली हमारी स्किन की जो सतह है, वो उसके नीचे एक पूरा निज़ाम है, खून का, पानी का, निकासी का, असाब का, रगों का एक जाल है, जो जिसने सतह को हमवार रखा हुआ है, तरोताज़ा रखा हुआ है, और रिप्रोडक्शन के लिए रेडी रखा हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ गलत सेल डेवलप हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो टाइप ए है, वो टाइप बी, वही सेल्स अपनी रविश को बैठते हैं या टेररिस्ट बन जाते हैं, और वो फिर
एक खुदरा पौधे की तरह उगना शुरू हो जाएं, तो उसको फिर हम ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर क्या चीज़ होती है? ट्यूमर एक ऐसा खुदरा सेलुलर डेवलपमेंट है जिसकी जो कंट्रोल में नहीं है, जो जिस जगह है उस जगह के मुख्तलिफ सेल्स को लेके उनकी खराबियों को बढ़ा के वो एक जगह ऑक्यूपाई करता है। कभी कभी वो जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन अलामात क्रिएट करता है। और सबसे मूजी ट्यूमर वो होता है जिसको हम मेलिग्नेंट कहते हैं, और वो म्यूटेशंस की वजह से होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट, एडिक्शन, इन सब की वजह से होता है। ये सब मैं बातें वो बता रही हूँ कि जिसके लिए हमें इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ऐसे म्यूटेशन से बचने के लिए अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो उस बदले हुए सेल का फौरन एक हलाकुमा कर सकती है, वरना वो सेल डेवलप होते होते ट्यूमर मैस की कंडीशन अख्तियार करते हैं, और कभी कभी उसके अंदर मेलिग्नेंट चेंजेस भी आ जाते हैं। इसीलिए ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। और उसमें जो जेनेटिक चीज, किसी का माइक खुला हुआ है, म्यूट कर लें प्लीज। तो ये इसके पीछे जो क्रोमोसोम्स, हमारे हर खलिए के अंदर एक न्यूक्लियस है, जैसे कैपिटल ऑफ द कंट्री इस इस्लामाबाद। अगर इस्लामाबाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरे मुल्क में प्रॉब्लम है। तो इसी तरह न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स बैठे हैं, जो कि हमारे डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल्स को लेके बैठे हैं, वो हम लोग अपने अपनी के माँ बाप से हमने वो चीजें ली हैं। कुछ एनवायरनमेंट उसमें चेंजेस कर रहा है, और सबसे बढ़कर उसके ग़िज़ा जो है वो टेलोमेर्स पे एक्ट कर रही है। टेलोमेर्स क्या होते हैं? इन्हीं क्रोमोसोम्स का एक एंड का पोर्शन होता है जो जो इतना हसास है कि हमारी खुश अखलाकी तक से बदल जाता है। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह की कुदरत का, कि हमारे क्रोमोसोम्स का एक टिप हमारी हेल्प करने की आदत से रिपेयर हो जाता है, खुश रहने की आदत से हमारे क्रोमोसोम्स हेल्दी हो जाते हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी बीमारियां इन्हीं क्रोमोसोम्स की टूट फूट की वजह से ही हमारे जिस्म में परवरिश पाती है। तो हमारे एनवायरनमेंट का क्या रोल है इसके लिए? नेक्स्ट स्लाइड। जो आबो हवा, जो पानी, जो खाना पीना और जो ग़िज़ा की नोयतें, वो सब एसिडिक हैं। और उस एसिडिक कंडीशन के अंदर जो भी हमें हमारी बॉडी को कोप अप नहीं कर पाती, अल्कलाइन नहीं हो पाती, तो वो हमें अमराज की तरफ धकेल देती है। और इसी तरह ये दवाएं भी हमारे उस इम्यून सिस्टम को तोड़ मरोड़ के रख देती हैं। अब पोल्यूशन में खुद हम, हमारे अंदर का पोल्यूशन और हमारे बाहर का पोल्यूशन, बाहर का पोल्यूशन हम खुद भी कर रहे होते हैं। अपने घर का कचरा जो है हम अपने कोने में डाल रहे होते हैं, अपना घर साफ कर रहे होते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज हैं, वो पोल्यूशन बाहर फैला रही हैं आबो हवा में, अपनी उन्होंने फैक्ट्री साफ रखी हुई है। गाड़ियां हैं, धुआं देती हुई गाड़ियां गैर कानूनी है, फिर भी हम में से 90% लोग इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उनकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, उनको नहीं लेके निकलना चाहिए। एडिक्शंस, हमारी आदतें जो हमारी टेंशन में को एडिक्शंस में कन्वर्ट करती हैं। और इसी तरह हमारी वो तमाम स्ट्रेसेस बॉडी के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्किन से लेके ब्रेन तक और मुतासिर करते हैं। और आबो हवा के साथ साथ बहुत सारी चीजें कुदरती होते हुए भी, नॉर्मल होते हुए भी कुछ सात चीजों को नुकसान कर जाती हैं। अब ये कौन से लोग होते हैं जो जेनेटिकली कमजोर होते हैं, कि जिनको सन से स्ट्रोक हो जाता है, या जिनको अल्ट्रा वायलेट रेस से, रेडिएशन की वजह से ट्यूमर हो जाता है। तो ये सब कुदरती और अंदरूनी और बैरूनी तमाम जो सिलसिले हैं उनका एक बैलेंस है। अगर वो बैलेंस नहीं होता तो चाहे वो स्किन एलर्जी हो या ट्यूमर फॉर्मेशन हो, एक नई बीमारी शक्ल सामने आती है। अब ट्यूमर्स के लिए तो आपको पता है, स्किन से लेके और ब्रेन तक बहुत सारे ट्यूमर्स कभी कभी पता लगते हैं, कभी नहीं पता लगते। यहाँ पर एक मैं अच्छी एक बताऊं आपको वाकया जो कि सच्चा है, कि रेडिएशन के हजार्ड्स के बारे में जिस शख्स ने ये हमें आगाही दी कि रेडिएशन इटसेल्फ इज अ किलर एंड इट कैन कॉज कैंसर, 2014 में उसकी डेथ हुई है। अटॉर्नी जेमी गोन्जेट नाम था। उन्होंने, उनकी अपनी भी डेथ रेडिएशन की पॉइजनिंग से हुई। और उन्होंने ये बात बताई कि रेडिएशन की वजह से भी कैंसर फॉर्मेशन इतनी स्पीड से हो सकती है। और वो चाहे वो रेडिएशन आपके कपड़ों के अंदर फोन के जरिए आ रही हो, या कंप्यूटर के जरिए आ रही हो, या मेकअप के जरिए आ रही हो, बहुत सारे पॉइजनस, जितना भी आप खूबसूरती के ढोंग रचाते हो अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, जो चीजें आप अपने आप सेल्फ ईगो को मुतासिर करें या लोगों को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जिस्म में कैंसर की इब्तदा कर सकती हैं। जहां हमारी रेजिस्टेंस कम हुई, तो ये कैंसर के वो अवामिल हैं जो, ये स्लाइड यहीं रहने दीजिएगा, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। डाइट का देखिए कितना बड़ा रोल है कैंसर कॉज करने के लिए। इसी तरह एडिक्शंस, टोबैको का कितना बड़ा रोल है। मैं समझती हूँ 1/5 ऑफ द टोटल कॉजेज जो है वो हमारी टोबैको पे चली जाती हैं, और मोर देन 3/4 जो है वो हमारी डाइट और टोबैको से ही, पेस्टिसाइड और केमिकल से ही हम कैंसर की तरफ चले जाते हैं। बाकी जो एडेड फूड एडिटिव्स हो गए, मेडिकेशंस, पोल्यूशन, अल्कोहल, ऑक्यूपेशन, और फिर मखसूस जेंडर में मखसूस बीमारियां, कॉजेज हमें मिल जाते हैं वहाँ कैंसर के। लेकिन जब हमें इस बात की नॉलेज है तो फिर हमें उसकी प्रिवेंशन पे ही काम करना होगा। एक दफा अगर हो गया बस, तो फिर देयर इज नो यू टर्न, यू हैव टू गो थ्रू द ट्रीटमेंट। अब वो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, फायदा हुआ, टेम्परेरी हुआ या परमानेंट हुआ, ये अल्लाह को पता है कि कभी उसमें यू टर्न आता है, कभी नहीं आता। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारी लाइफस्टाइल का, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है।
थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। डे टू डे लाइफ यानी अर्ली मॉर्निंग उठना, पानी का खाली पेट पीना, एक्सरसाइज करना, नींद का जल्दी सही वक्त पे लेना, थोड़ा खाना, और उसके साथ फिर अपनी सेहत की रवानी को बरकरार रखना और कबल वक्त उसको चेक में रखना कि कोई चीज बढ़ने से पहले उसका तदारुक करें। तब बात आती है जब हम ये सब कुछ नहीं करते तो फिर हमारी कुव्वत मुदाफ़त कमजोर पड़ जाती है। अब आखिर ये इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त है क्या बना? नेक्स्ट स्लाइड। ये वो चीज है जो आपकी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकती है। और आज हम ये जानते हैं कि प्रिवेंशन इज द क्योर, नॉट बेटर देन क्योर, इट इज द क्योर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो तमाम चीजों से लड़ जाए, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, कैंसर हो, अपने इम्यून सिस्टम की वजह से। और इम्यून सिस्टम के लिए को बर्बाद करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, या वो बैक्टीरिया या केमिकल जो अंदर से बाहर से आ रहे हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ये बॉडी के अपने वाइट ब्लड सेल की कमजोरियां होती हैं जो उन ऑर्गेनिजम्स को या इवन उन डेड सेल को साफ नहीं कर पाती जो हमारी बॉडी का हिस्सा है। एक दफा हम मर गए तो हम किसी के काम के नहीं है। इसी तरह जब एक दफा एक सेल डेथ हो गई, वो टॉक्सिक बन जाता है, और वो टॉक्सिक सेल हमारे ही सेल अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो ये अंदरूनी पॉइजन हमारे अंदर इम्यूनिटी को डिक्लाइन कर सबब बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इन दो लोगों में क्या फर्क है। लास्ट स्लाइड। वी हैव टू डिटॉक्स, वी हैव टू, प्रीवियस स्लाइड पे जाइए, प्रीवियस स्लाइड पे जाइए। इन दो में क्या फर्क है? आर्मी सरहदों की हिफाजत करती है और पुलिस अंदरून शहर की हिफाजत करती है। तो जो ये अंदरून शहर है यानी आपके अंदर की बॉडी के सेल्स हैं, ये वो इम्यून सेल्स हैं जो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और अगर कोई एलियन दाखिल हो जाता है तो उसको मार भगाते हैं। और जाहिर है अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी कमजोर होंगे। बाहर के हमारे जो फौजी हैं वो हैं जिनमें हमारी सबसे बड़ा रोल हमारी स्किन प्ले करती है, और हमारे वो आदतें जो हमें महफूज कर सकती हैं, मसलन पानी का ज़्यादा पीना, मिट्टी से और हवा की कसावतों से बचना, जिस्म को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से ट्रीट करना, सर्दी गर्मी में एहतियात करना, खाने पीने में एहतियात करना, ये एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ने वाली वो कैफियतें हैं जिनको हम आर्मी की तरह डील करती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड। टाइम टू डिटॉक्स। तो फिर हमें अपने टॉक्सिन से लड़ना है तो उसको डिटॉक्स करना है। अब डिटॉक्स कैसे करेंगे? कोई चीज केमिकल पड़ा हुआ है तो उसका एंटीडोट एसिड है तो अल्कलाइन से वो साफ होगा। अगर कोई जगह जमा हुई है, जैसे फर्ज करें एक जगह गंदा पानी जमा हुआ है, तो क्या करेंगे? पहले तो उस गंदे पानी को सक किया जाएगा, फिर उस जगह को साफ किया जाएगा, फिर ही वो जगह काबिल इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो गंद चली जाती है, इम्यूनिटी की कमी हो, चाहे वो कोई कसाफत हो या कोई बैरूनी बैक्टीरिया या एपिडेमिक हो, तो उस सूरत में भी हमारी बॉडी में एक पीएच का निज़ाम है, यानी एक तेजाबियत या हाइड्रोजन की कमी और जाति की वजह से एक सिस्टम है जो कि हमें एसिडिक या अल्कलाइन करता है, या तेजाबियत हमारी जिस्म की बढ़ाता है या घटाता है। और देखा ये गया कि जिनकी बॉडी जो है वो न्यूट्रल या अल्कलाइन फेज में होती है, या पीएच उनका अल्कलाइन फेज में होता है, मोर देन 7.5 होता है, वो उनमें बीमारियां कम पलती हैं। और पीएच जिनका 7 से कम होता है वहां बीमारियां ज्यादा डेवलप होती हैं। लेकिन ये कहने के बावजूद हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे दिए हुए हैं इससे कि जहां पर उन्होंने पीएच को कम करके रखा हुआ है, क्योंकि वो एसिडिक होता है। और आपको मालूम है कि तेजाब जो है हम यूज करते हैं सफाई के लिए। तो जिस जगह को सफाई चाहिए उस जगह को थोड़ा तेजाबियत दे दी जाती है। मसलन आपका स्टमक, क्योंकि उस जगह साफ भी रखना है और खाने को हजम भी करना है। मसलन आपके मुंह का लुआब, मसलन आपकी आंख का पानी, क्योंकि ये बाहर से आने वाले जितने जरासीम हैं उनको मारेगा बीइंग एसिडिक। तो ये वो रतूबतें हैं जिनको अल्लाह ताला ने एसिडिक नेचर दिया है ताकि बॉडी को एसिडिटी से बचा सके। जब ये एसिडिक मटेरियल खत्म हो जाए तो फिर इसका मतलब आपकी बॉडी एसिड बनाने लगती है और फिर वो बीमारियों का शिकार हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर हम जाएं तो एक जिस तरह एक सेल या एक एटम जो है वो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े वाले मॉलिक्यूल बनते हैं, उनसे फिर ऑर्गेनेल बनते हैं, फिर सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर पूरा ऑर्गन का एक सिस्टम होता है, और फिर वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेज में ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं। तो हमें कहाँ काम करना है? हमें डेवलपमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे काम करना है ताकि हमारी ग्रोथ टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। क्या वरीज है हमारी, हमारी क्या परेशानियां हैं? एक तो ये कि अगर आपकी बॉडी पे कसाफतें ज्यादा हैं तो क्या क्या हो सकता है? ओवर हीट हो रही है बॉडी आपकी, टॉक्सिक हो रही है, वेट बढ़ रहा है, स्किन के चेंजेस आ रहे हैं, पेन्स हो रहे हैं, और स्मेल चेंजेस आ रहे हैं, आंतें मुतासिर हो रही हैं, हेडेक हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और जाहिर है कांस्टेंट फटीग यानी मुसलसल एक कमजोरी का एहसास। ये तमाम तर कहीं ना कहीं अंदरूनी या बैरूनी टॉक्सिन्स की वजह से या इम्बैलेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट स्लाइड।
तो हमें एक चॉइस करनी है कि हमें अपने एसिडिक फूड को खा के अपनी बॉडी को एसिडिक करना है या हमें अल्कलाइन की तरफ जाना है। अब जो चीज़ें अल्कलाइन है वो हमें पसंद नहीं आती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, और हम खाना चाहते हैं शुगर, राइस, हाई कार्बोहाइड्रेट, दे आर ऑल टॉक्सिक। और नतीजा क्या हुआ कि हम बीमारियों से लड़ने के बजाय स्ट्रेस का भी साथ साथ में शिकार होते जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इस स्ट्रेस की वजह से अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो ना देना, ओवर वर्क करना एंग्जाइटी का शिकार कर देता है। और फिर ऑब्वियसली इंसोम्निया, फिक्र है आपको जल्दी उठने की और जाते हैं आप 2 बजे सोने के लिए। तो कहाँ से आपकी बॉडी हिफाजत कर सकेगी? आपकी पूरा जो निज़ाम है रात का मेलाटोनिन सिक्रीट होना या आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करके पूरे ऑर्गन्स को रेस्ट देना, वो सब खत्म। तो इसी तरह बॉडी 2 तरह से न्यूट्रलाइज करती है इन तमाम चीज़ों को। एक तो पीएच की वजह से कि पीएच अल्कलाइन हो जाए, या फिर उस टॉक्सिक सब्सटेंस को धक्का मारते हैं, बॉडी से निकालते हैं। अब उसके क्या तरीके हैं? नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है ये नॉर्मल बॉडी एक्स एंड पेन्स की है। जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होते हैं वहाँ वहाँ साइन ऑफ डिजीज या साइन ऑफ सिकनेस शुरू होती है। और फिर वो कभी कभी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो डिफिशियंसीज होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, जो हमारी गजाई कमजोरियाँ होती हैं या हमारी गलत आदतें होती हैं या गलत तरीके का अपना बैठना होता है। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सर्कुलेशन के बाद जो सबसे बड़ा ऑर्गन मैंने आपको बताया, स्किन। स्किन की ये खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी है कि जैसा कि सूरह अलक में भी कहा गया कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी आपको एक यानी एक अलग, ये लीच का जो होता है ना, जैसे जोंक जिसको कहते हैं, उस शक्ल में इंसान को बनाना शुरू किया था। फिर पहले हड्डियां बनी, फिर उसके बाद मसल्स के सेल्स आए, और फिर उसके बाद फेशिया के सेल्स आए, उसके बाद जाके स्किन अल्लाह ताला ने बॉडी में कवर की। तो आप देखिए कि हिफाजत के लिए पूरी तकमील जरूरी थी। और ये हिफाजत के लिए जो स्किन अल्लाह ताला ने हमें दी, उसके अंदर क्या क्या फैक्ट्रीज थी। एक फैक्ट्री थी जो स्किन को तरोताज़ा रखे, वो खून की रगें जो उसको मुसलसल उसकी निगहदाश्त कर सकें, खाना दे सकें, खराब चीज़ों को वापस ले सके, दूसरे पानी दे सकें, सेबेशियस ग्लैंड्स, पसीना जो एक्सटीरियराइज करता है, जो ड्रेनेज है आपकी बॉडी का, उसके दूध भी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। इसी तरह हेयर फॉलिकल्स, वो भी स्किन का एक हिस्सा है। और उस ग्रोथ और उसकी अनहेल्दी होना भी एक अनहेल्दी बॉडी की निशानी है। और इसके साथ साथ बालों के साथ साथ कुछ ऐसे छोटे हुदूद होते हैं जो बालों की सेहत के जिम्मेदार होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, बालों को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और बाल अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक हिस्सा बनाए हैं। गर्मी सर्दी को कंट्रोल करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, और उसके साथ आपका जो डिफाइंड निज़ाम पसीने का है, उसका लिए जो रास्ता है वो उसी जगह पर है जहाँ पर बाल की रूट है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कितना नफीस, इतना खूबसूरत इंटीग्रेटेड अलाइनमेंट रखी हुई है इन हुदूद की, कि जो हमारी स्किन को तड़कने नहीं देते, मॉइस्चराइज रखते हैं, अंदर की सिक्रीशंस को बाहर और बाहर की सिक्रीशंस को अंदर को एक बैलेंस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो हमारी स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाया जाता है डिफेंस में। और उसके डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया जो हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं। जैसे ही कोई स्किन अपनी जगह से टूटती है, चाहे वो जल जाए, चाहे वो उसमें खड्डा पड़ जाए, वहां से क्रैक आ जाए, वहीं से जरासीम की एंट्री हो सकती है। पूरा जो टॉप टॉप लेयर है वो टूटता रहता है, उसकी जगह नीचे से नया लेयर आता रहता है, और इसी से ओल्ड स्किन इज repaired by the reversed by the new skin and replaced by it, and microorganism they cannot go inside. The minute this gateway is not functional, you get all the infections. इसी तरह अगर हमारी स्किन कहीं से टूट जाती है या अंदर से हमारी वो एक नेकेड हो जाता है डीप लेयर्स, तो क्या अल्लाह का निज़ाम है कि वहाँ के सेल्स जल्दी जल्दी सिग्नल भेजते हैं, और वो जो हमारे डिफेंस के सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, वो वहाँ जाके अगर वहाँ से खून बह रहा है तो वो उसको क्लॉट बना देंगे। और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का भी एक बहुत बड़ा निज़ाम है। वो जो प्लेटलेट्स अब एक दूसरे से चिपकती हैं, वो क्लॉट बनता है, और उस क्लॉट की वजह से ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। यही क्लॉट्स अगर ज़्यादा हो जाए इतदाल से तो डेथ की तरफ ले जाते हैं, अगर वो कॉरोनरीज में पहुंच गए, ब्रेन की तरफ ले जाते हैं, अगर वो स्ट्रोक बनाते। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें हिफाजत भी करती हैं, लेकिन बैलेंस आउट हो जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह हमारी आंखें, हमारी नाक डिफेंस का बेहतरीन एक हमारा टूल है। अल्लाह ताला ने आई लैशेस दी, हम लोग तो उसको खूबसूरती की निशानी समझते हैं। ऊँट के लिए कहा जाता है कि उसकी डबल लेयर्स होती हैं आई लैशेस, उसको मिट्टी से बचाने के लिए। लेकिन आई लैशेस का काम जो है, इट्स अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव आई, क्योंकि अगर एक दफा डैमेज हो जाए तो रिपेयर नहीं होती। डर्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने से ये बाल रोकते हैं। और उसके नीचे जो हुदूद हैं, जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो आंसू बनाते हैं, वो एसिडिक पीएच रखने वाला एक मादा है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। इसीलिए हमारी आंख जब कोई तकलीफ होती है तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे स्टिमुलेट होते हैं और उस तकलीफ से आंसू निकलते हैं। लेकिन ये आंसू न सिर्फ आपकी आंख की सफाई करते हैं बल्कि आपको बीमारी से भी बचाते हैं। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। आंख न सिर्फ दिमाग से उसका ताल्लुक है, पीछे से विजन से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक तकलीफ और एहसास से भी है। और ये सब चीजें बॉडी मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। यानी जिसका भी डिफेंस ज्यादा अच्छा है, उसी की तमाम बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो बेहतरीन काम करेंगे।
अब आँख की तरफ अगर आप आएँ तो आँख का एक हिस्सा जो सफ़ेद हिस्सा नज़र आता है, उसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। उस पर भी एक और बारीक सी लेयर होती है, उसके बीच में रगें होती हैं। तो वो क्यों नहीं टरक जाता, वो क्यों नहीं टूट जाता? अगर कभी कोई चीज़ वहाँ चिपक जाती है तो आपको कितनी बेचैनी होती है जब तक कि वो वहाँ से निकल ना पड़े। तो ये कंजंक्टिवल हेल्थ भी हमारी डिफेंस यानी बाहर के एक्सटीरियर जो एक्स्ट्रा लाइट है, जो एक्स्ट्रा डस्ट है, वो आँख के आपको बचाती है, नुकसान नहीं होने देती। इसी तरह आपके नाक के अंदर का रुआँ जो है, वो आपको हवा का डायरेक्शन भी देता है, मॉइस्चर भी देता है और वो सिक्रीशन भी देता है जिससे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं। और इसी वजह से जितना भी ज़्यादा आप देखें, हम जब अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि जब डिटॉक्स करेगा तो आपके नाक से पानी भी आएगा, आँख भी लाल होगी और हो सकता है मतली भी हो। तो डिटॉक्सिफिकेशन का ये जो अमल है वो इन्हीं ऑर्गन्स के ऊपर काम करके आपको इखराज करता है उन तमाम टॉक्सिन्स की थ्रू सलाइवा, थ्रू थ्रोट सिक्रीशंस, थ्रू नेजल सिक्रीशंस। तो कभी भी खांसी नज़ले को बुरा नहीं समझना चाहिए। इट इज़ अ साइन ऑफ क्लियरेंस। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या उसके पीछे कोई बैक्टीरिया है, तब तो फिर ऑब्वियसली वो एक मुसीबत है। लेकिन अगर वो इनिशियल जैसे छींकना, छींक अगर आप नाक के किसी हिस्से में सेंसिटिव नर्व्स हैं, आप गलत कोई चीज़ पहुँच जाएगी, तो आप छींकेंगे तो वो चीज़ बाहर निकल जाएगी। इसी तरह इरिटेबल केमिकल्स अगर नाक से टकरा जाएँ तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं, डस्ट एलर्जीज़। इसी तरह आपके जो केमिकल हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, वो भी नुकसानदेह हैं नाक के अंदर के खलियों को के लिए। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे परफ्यूम्स यूज़ करें कि जो टॉक्सिक ना हो, अल्कोहलिक ना हो और डिटॉक्स हो सके, जिनको हमारी बॉडी साफ कर सकती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा थर्ड मेन ऑर्गन, जो कि सांस न सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए जरूरी कि सांस अगर अंदर जाएगी और ऑक्सीजन नहीं देगी हमें तो बेकार है ये सांस की नालियां। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती तो बेकार है। तो इन तमाम सांस की नालियों में ऐसे बारीक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स का एक इतना प्यारा बैलेंस है कि अगर वो जरा सा भी ऊंचा नीचा हो जाए तो न सिर्फ जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से पहले बनने वाली शक्ल है, वो ब्रेन डैमेज करती है। तो इसीलिए जिन लोगों की सांस रुकती है वो आप देखते हैं उनका कलर चेंज होता है, ब्लू हो जाता है। क्यों? कि वो ऑक्सीजन नहीं जा रही और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जिस्म में ब्लूनेस क्रिएट करती है। तो इट इज अ साइन ऑफ ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। एंड अगर वो 3 मिनट से ज्यादा रह जाए तो सीवियर इरिवर्सिबल ब्रेन और हार्ट डैमेज कर सकती है। दिस इज हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सो इम्पोर्टेंट। यानी लंग्स और हार्ट ये दोनों इतनी बड़ी चीजें हैं कि इंसान कोमा में अगर है तो भी ये चीजें उसको जिंदा रखती हैं। फिर हमारा जो डिफेंस है वो हमारा मैदा। नाक के बाद आप नीचे आए तो मुंह के अंदर हमारे तमाम सिलेवरी ग्लैंड्स, हमारे पीछे के हिस्से के टॉन्सिल, ये सारे वो चेक पोस्ट हैं जो हमें डिफेंस दे रहे हैं। इनके अंदर डब्ल्यूबीसी बनाने की, लिम्फ नोड की सलाहियत होती है। पूरे जिस्म में छोटे छोटे हदूद हैं, छोटे छोटे चेक पोस्ट हैं जहाँ पे जो हमारे डब्ल्यूबीसी की परवरिश होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स तैयार होती है। जैसे एक जो है वो हवलदार है, तो एक सब इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है, एक कर्नल है, एक जनरल है। तो इसी तरह हमारी डब्ल्यूबीसी की भी किस्में हैं। कुछ सिर्फ पैरासाइट के ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है जब हमें वो ब्लड में बड़े हुए नजर आते हैं, कुछ जो है एलर्जीज में बड़े हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम अलग अलग टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं जिससे हम शनाख्त करते हैं कि कौन सी बीमारी हमारे जिस्म में परवरिश पा रही है। इसके नीचे जब हम आते हैं तो आगे हमारा मैदा, जो कि बीमारी की जड़ भी है और इलाज का जरिया भी है। अगर वो खुद एसिडिक हो जाए, यानी अगर जो एसिड वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी अपनी तहों को बर्बाद करने लग जाए, तो फिर वो मैदे में अल्सर की शिकायत हो जाती है। यानी पीएच जो है, मैदे का पीएच 2 है और इट इज़ वेरी करोसिव। इसीलिए आपने शायद अपना मुशाहिदा हो कि जब अगर कभी आप खाली पेट हो और अगर वॉमिट आए तो कितना वो एसिडिक होता है कि गला तक जल जाता है। कुछ लोगों के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि आप चूंकि लेट गए खाना खा के और वो तेजाबियत ने आपके गले तक की खराश आपकी खत्म नहीं होगी, आप किए जाएं गले का इलाज। मैदे की तेजाबियत खत्म होगी तो गला ठीक होगा। तो इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनाख्त होनी चाहिए और फिर शनाख्त के हिसाब से इलाज या प्रिवेंशन होनी चाहिए। तो जिन जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम है, ये समझ लीजिए कि आपको यानी मिसाइल है आपके घर का, किसी वक्त भी वो पड़ सकता है। मैदे की तेजाबियत जहाँ जरूरी है हाजमे के लिए, वहाँ एक पॉइजन भी है। अगर उसकी तय जो हमारे मैदे के ऊपर अल्लाह ताला ने ग्लाइकोकैलिक्स दिया है, एक कवरिंग दी है जो तेजाब उसको नहीं बीमार करता। यानी बम हाथ में है लेकिन आपको फट नहीं रहा, तो वो बाहर हाथ से निकलेगा तो फटेगा। बिल्कुल इसी तरह मैदे की तेजाबियत जो है वो मैदे को नहीं नुकसान करती अगर उसकी जिल्द जो है वो सेहतमंद है। अगर उसकी अंदरूनी जिल्द सेहतमंद नहीं है तो वही नॉर्मल तेजाब उसको अल्सर बना देगा। अल्सर क्या होती है? अल्सर एक उस सतह को कहते हैं जिसमें जिसकी कंटिन्यूटी में गैप आ जाए। यानी एक जैसे
सतह जो थी ना हमवार हो जाए और नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर आ जाए। यानी जैसे अगर आप एक डब्बा खोलें, उसके ऊपर एक कवर है, अंदर कोई चीज है, अगर ऊपर डब्बे का ढकना हट जाए तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मेदी की सतह पे जो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है वो हट जाए और निचला वाला मस्कुलर लेयर सामने आ जाए, तो वो तेजाबियत का शिकार होकर गैस्ट्राइटिस, अल्सर, एसोफेजाइटिस कुछ भी कर सकता है। कोई भी बैक्टीरिया वहां जाके बैठ सकता है। तो सबसे मूजी बैक्टीरिया हमें नजर आते हैं हेलिकोबैक्टर। नॉर्मल है तो ठीक है, अब नॉर्मल है तो कैंसर तक बना देगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जहां पर एसिडिटी और हाई नॉन एसिडिक फंक्शंस का बॉडी में इतना खूबसूरत मिजाज मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स की, जैसा मैंने आपको बताया, मोनोसाइट्स होते हैं, मल्टीलोब्यूलर, मुख्तलिफ वैरायटी हैं। कुछ जो है वो सिर्फ एलर्जीज पे काम करते हैं, कुछ कैंसर को मारते हैं। वो पूरी फौज एक दूसरे से मिलकर वो बड़े सेल्स बन जाएंगे और वो फौज दर फौज बनाते चले जाएंगे। यानी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो डिजीज से बचेंगे आप, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप इन्फेक्शन खुद भी पालेंगे और ट्रांसमिट भी करेंगे। न सिर्फ आप ट्रांसमिट करेंगे बल्कि आप उसको खत्म भी नहीं कर पाएंगे। तो जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसको समझने के लिए हमें सिर्फ अपनी बॉडी को नॉर्मल रखने की जरूरत है, टेम्परेचर नॉर्मल रखने की जरूरत है, पानी की मिकदार नॉर्मल रखने की जरूरत है, प्रोटीन का इंटेक नॉर्मल रखने की जरूरत है, और आपके पीएच को नॉर्मल रखने की जरूरत है, और आपकी नमकियात को नॉर्मल रखने की जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं कि जिनकी जानकारी होगी तो आप करेंगे ना। हमें पता ही नहीं तो हम कैसे हिफाजत करेंगे। हमने शेर देखा नहीं, शेर सामने आके बैठ जाए, वो खा जाए हमको, हम तो फिर भागेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये शेर जो है हमारे लिए मुजर है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें जानना चाहिए, और इसी के बलबूते पर हम प्रोडक्ट्स को भी समझते हैं और बीमारियों से भी बचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए कि हमें अपने इम्यून सिस्टम का पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमारी कौन सी वो बॉडी के हिस्से हैं जिनको हम डिफेंस के तौर पे यूज करते हैं, और कौन से ऐसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस हैं जिनको हमें एक्वायर करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इम्यून सिस्टम को हमने स्प्लिट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं इतनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक डिटेल में नहीं जाना चाह रही, लेकिन ये वो बैरियर्स हैं जो सिक्रीशंस हो गए, सेल्स हो गए, इसका मैं पहले भी तस्करा कर चुकी। नेक्स्ट। यानी फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, और अंदरूनी बैरियर और बाहर के बैरियर। अब फिजिकल डिफेंसेस में हमने क्या डिफेंस है हमारा, गले में कोई चीज चली गई तो आपको फौरन खांसी आएगी, फंदा लगेगा और आप उसको बाहर निकालें। तो ये एक फिजिकल डिफेंस हुआ, वो रिफ्लेक्स जिसको हम कॉफ रिफ्लेक्स कहते हैं। और वो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो आपके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया प्रोबायोटिक्स की बात करती है कि वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक ने, आपकी दवाओं ने, आपकी ग़िज़ाओं ने, आपकी आदतों ने खत्म कर दी हैं, उनको बाहर से वो बैक्टीरिया आपको खिलाए जा रहे हैं, और उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। ये वो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो बॉडी के अनहेल्दी सेल्स को खाते हैं और अनहेल्दी इन्वेजिव बैक्टीरियाज को खत्म करते हैं, यानी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारी तमाम ग़िज़ाओं में प्रोबायोटिक्स हैं, खास तौर पर हमारी स्पायरुलिना में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी सोजिश। आप कहेंगे भाई सोजिश कैसे डिफेंसिव हो गई। अब मैंने अपनी जिस्म पे एक लकीर खींची, लाल लाइन बन गई। करके देखिए अभी इस वक्त आप अपने हाथ पे अपने नाखून से लकीर खींचिए, आप देखेंगे कि वहां पर एक सुर्खी की नमूदार हो जाएगी। इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये क्या है, ये उस वक्त होती है कि जब हमारे जिस्म को कोई इंसल्ट हुई, अब चाहे वो फिजिकल इंसल्ट है जो मैंने नाखून से क्रिएट की, चाहे वो केमिकल इंसल्ट है जो केमिकल लग गया, या अंदर से कोई इंसल्ट आ गई बैक्टीरिया वायरसेस की शक्ल में, और वहां सोजिश शुरू हो गई। सोजिश इज अ ब्लेसिंग, इन्फ्लेमेशन इज अ ब्लेसिंग। क्यों कि वो आइडेंटिफाई करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग happening to the body. It's a signal. It's a signal to verify that there has to be some defense. अच्छा, अब इसका डिफेंस कैसे शुरू होगा। इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ इम्यूनिटी। कि जैसे ही आपने अगर निशान डाला और अगर सुर्ख निशान नहीं बना, इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। क्यों कि जब आपने लकीर बनाई तो वहां मैसेज गया, वहां आपका खून का दौरान बढ़ा, वो जगह सुर्ख हो गई, उस खून के अंदर है सफेद खलिए, उन खलियों ने फौरन उस जगह की हिफाजत की और थोड़ी सी सूजन आ गई वहां पे। आप नोट कीजिए, जहाँ चोट लगती है वहां सूजन आती है, और सूजन आने की लॉजिक, आने का फायदा ये होता है कि वो जरासीम जो उस जगह पर होते हैं वो बॉडी में फैल नहीं पाते, या वो चोट जो वहां पर होती है वो बॉडी में प्रोपोगेट नहीं कर सकती। तो ये इन्फ्लेमेशन इज नॉर्मली साइंटिफिकली हम इसको ब्लेसिंग कहते हैं कि अगर ये इन्फ्लेमेशन है तो वो हमें अंदर की कोई कसाफत की अलामत दे रहा है कि अब हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें ये इन्फ्लेमेशन ग्रेजुअली हमारे WBCs वहां पहुंच के उस चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्वेलिंग को खत्म कर देते हैं, वहां के जो सेल्स हैं उनको पीएच को नॉर्मल करते हैं, और थोड़ी देर बाद देखिए जहां आपने अभी लकीर खींची थी वो वापस अपनी स्किन कलर में आ जाएगी। ये है आपका नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर स्किन, which if not playing its role is going to end up in a disease. It can end up in ulcer, it can end up in itching, it can end up in allergic responses, or it can end up in severe culminating disease of the joint as well. तो कहीं की भी सोजिश है वो पहली अलामत है आपके डिफेंस को इंसल्ट की। अगर वो इंसल्ट
ओवरकम हो गई, इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ एक्सक्यूज ਬੰਦ मी, ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ। इनको म्यूट कर दें ਮੈਂ प्लीज। ਤੇ ਢੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ मुबशिर खान साहब, मुबशिर खान साहब, खरबूजे खरबूजे खरबूजे। ये अच्छा इन्होंने टोटा लगाया। बात सुनिए, देखिए दिस हैज बीन रिकॉर्डेड नाउ, तो आप इनको म्यूट कर दिया करें। हुमा, यू कैन म्यूट, यू आर द होस्ट, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट स्लाइड। इन्फ्लेमेशन का जो एक सिस्टम था वो शायद थोड़ा सा समझ में आ गया हो। अब इम्यून सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन हमें पता होनी चाहिए, स्किन से लेके डर्मिस तक। अब इंशाल्लाह इफ़त एक अच्छा प्रोग्राम कर रही है स्किन के ऊपर, तो मैं इस पे सिर्फ यही टच करूंगी कि स्किन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, इंटरल्यूकिन सेल्स होते हैं, एनहांस माइग्रेशन उन सेल्स की होती है जो फेगोसाइट कहलाते हैं, वो खराब चीज़ों को खा जाते हैं। समझिए कि जैसे स्कैवेंजर्स होते हैं ना, आपका क्लीनर्स होते हैं जो सड़क साफ कर रहे हैं, या केएफसी की तरफ से डंपर्स आ रहे हैं वो साफ कर रहे हैं, ये फेगोसाइटोसिस कहलाता है बॉडी के अंदर, कि ये सेल्स जो है वो खराब चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर कभी कभी खुद भी मर जाते हैं। अगर ये खुद मर जाए तो आज का मतलब है जाती है। इसी तरह वो केमिकल्स जो इनके अंदर होते हैं वो अगर रिलीज हो जाए तो एसिडिक रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये सेल्स हमारे अंदर दिए हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं खराब सेल्स को और उन पे जाके अटैक करते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि हमारे 5 प्रोडक्ट्स, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, लायंस मेन, कॉर्डिसेप्स एंड मोरेंसी एंड पर्ल पाउडर आल्सो, दे इंक्रीज नेचुरल किलर सेल्स। जब नेचुरल किलर सेल्स इंक्रीज होंगे तो किसी भी चीज की कुव्वत मुदाफियत इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? कि अब आपकी फौज मुस्तहकम हो गई, आपकी फौज के पास असला आ गया, ताकि वो नहते नहीं है। इनके अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो किसी भी चीज को टच करते हैं तो उसको डिजोल्व कर देते हैं और उसमें टूट फूट शुरू हो जाती है। और जैसी वो टूट फूट शुरू होती है, ये नेचुरल किलर सेल्स जो है फेगोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी को इन्वाइट करते हैं और वो डब्ल्यूबीसी इनको हजम कर जाते हैं और फिर वो जाके लिवर में उनकी डेड बॉडीज को छोड़ देते हैं। कभी कभी ये डब्ल्यूबीसी खुद भी मर जाते हैं बेचारे, क्योंकि अंदर इतना गंद मर जाता है कि वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते और उनके ये डेड सेल्स फिर वापस अल्लाह ताला लिवर में पहुंचा देता है। वहां पे प्रोटीन वापस चला जाता है और उनकी टूटी फूटी चीजें खून में आके किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के जरिए बाहर चली जाती हैं। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा कुव्वत मुदाफअत का निज़ाम है जिसके अंदर हमारा लिवर, स्प्लीन, किडनी, पसीना, मुंह की रतूबत, कान का जो वैक्स है, आंख का जो पानी है, यूरिन, मोशन, मेंस्ट्रुएशन, प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस, तमाम सिक्रीशन से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। और मतलब टू टेल यू द ट्रुथ, अगर आप इम्यूनिटी पढ़ने बैठे हैं तो मैं समझती हूँ कि आप और अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं कि कितना मुनज़्ज़म निज़ाम अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर दिया है, जो पूरी सेल्स की तवानाई को बगैर ज़ाय किए हुए आपको पूरा न सिर्फ फोर्स दे रहा है अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे भी बचा रहा है। और जहाँ की जब इन चीज़ों की कमी होती है तो फिर आप क्रोनिक डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इंसान ने फिर ऐसी चीज़ों की तगोदौड़ शुरू की जो इस इम्यूनिटी को एनहांस कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेदिक में और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में सबसे ज्यादा ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रोडक्ट मिले, जिसमें से लोगों ने बाद में जाके वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स बनाया और फिर फार्मेसिस्ट की जो दुकानें चमकना शुरू हो गई। तो ये वो सब चीजें हैं कि जिनके बारे में जानकारी हो तो मजा आता है कि भाई हम अपनी बॉडी को जानते हैं, उसको उसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। अब फिजिकल स्ट्रेसेस या फिजिकल डिफेंसेस हम बात कर चुके हैं, केमिकल डिफेंसेस भी हो गई, बैरूनी चोटें हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए, नाकानी हो गई, खाना पीना गलत खा लिया, मुंह में तेजाबियत खुद ही बढ़ा दी, मिर्चें ज्यादा खा ली, तेल ज्यादा खा लिया, ये वो तमाम डिग्रेडेशन प्रोसेस हैं जो हमारी इम्यूनिटी को खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये इस स्टेज पे तो हम पहुंच ही गए ना, पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे तो टाइम्स आर चेंजिंग। आज की दुनिया में ये जो पैसेज ऑफ एज है फ्रॉम टूम टू, कहते हैं ना, फ्रॉम वोम टू टूम, माँ के पेट से लेकर और कब्र तक का जो सफर है वो एक कैस्केड ऑफ चेंजेस है जिसमें कुव्वत मुदाफियत का बहुत बड़ा रोल है। जिस बॉडी की कुव्वत मुदाफियत अच्छी है वो एंटी एजिंग प्रोसेस का साथ देती है या एजिंग के इफेक्ट्स को रिड्यूस करती है। और अब आप देख रहे हैं कि आजकल लोग इतना तेजी से कम वक्त में एजिंग प्रोसेस आ रहा है और उसमें यंगस्टर जो है वो 75% ऐसे लोग हैं जो इस स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं कि वो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, डाइट चेंज हो गया है और एजिंग प्रोसेस भी हमारा जल्दी आ गया है। बहुत सारे मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखती हूँ जो हैं तो 40 साल के दिखते हैं 60 साल के, या जिनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बुढ़ापे के जैसे आ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी ग़िज़ाई कसाफतों को शो करती हैं और जो ये शो करती है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं और कुछ हद तक हमारी जेनेटिक्स भी है। और जेनेटिक्स के साथ साथ हमारा जो डे टू डे चेंज है, चाहे वो हमारा बात करना हो, चाहे वो हमारा सोना खाना हो, सब जो है वो हमें एजिंग प्रोसेस की तरफ लेके जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। और वो आदतें मैंने जैसा कहा
जब आदतें मुतासिर होती हैं तो नींद खराब होती है, लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से हमें कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। और स्ट्रेस प्रमोशन हम खुद करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे परेशान हो जाना, थ्रेशोल्ड कम होना, मिजाज का भरम हो जाना, रिएक्ट करना हर चीज पे, बच्चों का बच्चा ना रहना, यानी बच्चों की सोच आज आप देखिए, गांव की एक लड़की जो है वो 15 साल की उम्र में उसे प्यूबर्टी का शिकार होती है, और हमारे शहर की लड़की जो है वो 9 साल की उम्र में बच्चे की पैदाइश करती है। आप देखें कितना फर्क है सोच का। ये जो डेवलपमेंट है ये हमारी मीडिया की मरोने मिन्नत है। तो ये तमाम वो चीजें जो इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर हो रहे हैं उसको हमें देखना है, उससे बचना है। इसीलिए न्यूट्रिशन प्लेज अ ग्रेट रोल फ्रॉम इनसाइड टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। दवा इम्यूनाइज नहीं कर सकती, वैक्सीन भी जरासीम से बनती है डिटॉक्स करके उनको उनकी आइडेंटिटी देने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए। वैक्सीन खुद क्या करती है? खुद कुछ नहीं करती, वो सिर्फ एक चेक पोस्ट है, आपका विजिटिंग कार्ड भेज दिया उसने अंदर, ताकि वो जो WBC है वो शनाख्त कर लें कि भाई ये वाला जरासीम है, इसको मुझे अगली दफा आए तो ये मुझे मारना है। तो उस शनाख्ती कार्ड के लिए पूरा एक फोर्स क्रिएट होता है, और कौन क्रिएट करता है? वो फोर्स आपकी बॉडी क्रिएट करती है। तो वैक्सीन डजंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंक्रीजिंग योर एंटीबॉडीज टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। जैसे अब आप आजकल के कोविड का हुआ, कोविड ने तो ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि कोविड तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि इट वुड बी अ क्राइम टू से समथिंग अबाउट इट, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये फार्मेसीज का ढकोसला था। आज तक भी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो नॉर्मल नहीं है, और जिनको लगी भी है उनको भी कोविड हुआ है। तो वैक्सीन इज नथिंग, जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल towards the body, and the cells create antibodies towards that, and then it can fight back। तो है तो आखिर में बॉडी का जिस्म ही आया ना, न्यूट्रिशन से बना ब्लड सेल, और ब्लड सेल अगर नहीं होगा तो कहाँ की इम्यूनिटी? तो चेंजिंग लाइफस्टाइल ने, हमारी इम्बैलेंस डाइट की वजह से हमें डिफिकल्ट कर दिया इस न्यूट्रिशनल सपोर्ट को हासिल करने के लिए। यानी अगर हमारे पास न्यूट्रिशनल सोल्यूशन नहीं होगा तो हमारी कुव्वत मुदाफियत नहीं होगी। ये सवाल आप अपने आप से करें कि कभी कभी आप क्या करते हो? आपका कहता है, दिमाग कहता है ये करो, और जिसम कह रहे हैं छोड़ो यार अभी नहीं कर रहे कल करेंगे। या आप थके हैं, सुबह में उठे हुए लेकिन थके हुए हैं, या फिर आप खाए चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपकी भूख कितनी है, आप खाए चले जा रहे हैं क्योंकि आप अंदर से लो फील कर रहे हैं। और ये लो आपकी एनर्जी ड्यू टू सम अदर रीजन है, सिर्फ आपके पेट का खाली रहना नहीं है, वो आपकी जिस्मानी कमजोरी की वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी हार्मोनल भी होती है, या सुस्ती, फटीग, देखने में आप बिल्कुल फिट है लेकिन आपसे काम नहीं हो रहा, आप अच्छे खासे बिस्तर पे लेटे हैं, नींद नहीं आ रही। ये तमाम साइंस जो हैं ये हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो पावर बिल्डिंग सोर्स है, एनर्जी सोर्स इन द सेल्स, वो डिक्लाइन हो रहा है। उसको उस सेल यानी उस न्यूट्रिशन की, उस चार्ज की जरूरत है ताकि वो बाकी सेल्स को सही रख सके। तो हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इस तमाम बातें तो साइंटिफिक पता नहीं आपको समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन ये मैंने जो तमीद बांधी वो सिर्फ इसलिए है कि अगर हम अपने जिस्म को इम्यूनाइज करना चाहते हैं तो हमें ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करना होगा जो हमें हमारे सेल्स को तरोताज़ा रख सकें, हमारी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकें, और हमारी आने वाली बीमारियों से या होने वाली बीमारियों से या हमें मौजूद बीमारियों से हमें लड़कर सेहतयाब कर सकें। तो अब हम कहाँ जाएंगे इसको पढ़ने के लिए, कहाँ जाएंगे ऐसी चीज़ों को ढूंढने के लिए? तो थैंक्स टू अल्लाह ताला एंड थैंक्स टू डॉक्टर लिन कि उन्होंने हमारे डोर स्टेप पर ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स की दुकान सजा दी। इनमें सबसे इफेक्टिव इम्यूनो मॉड्यूलेटर है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। ऋषि, लिंगजी, योंगजी या मशरूम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी नाम दें, ये वो नाम है जो टेक्सन के प्लेटफॉर्म से आप सुनते रहते हैं, और इम्यूनो मॉड्यूलेशन का बाप है ये। इसीलिए हायर डोज ऑफ, हायर रिक्वायरमेंट ऑफ कैनोडर्मा में कैंसर सेल्स को मारने की सलाहियत मौजूद है, और उन एबनॉर्मल सेल्स को नॉर्मल करने की सलाहियत मौजूद है जो कि रिपेयर भी नहीं हो पाते नॉर्मली। तो इट्स अ डिक्टेशन ऑफ दिस इम्यूनोमॉड्यूलेटर मशरूम विच डिक्टेट्स द सेल्स टू बिहेव प्रॉपर्ली एंड टू रिप्रोड्यूस एंड रीजेनरेट एंड टू रिपेयर। ये तीनों चीजें हमारे इन सारे के सारे प्रोडक्ट करते हैं, एंड मोर सो गैनोडर्मा ल्यूसिडम। नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, मैं जल्दी जल्दी ये स्लाइड बता दूं क्योंकि ये सब आप जानते हैं। नेक्स्ट, डिटॉक्स करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है जो मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी से एनहांस करता है, कुव्वत मुदाफियत है, बीमारी से बचाता है, अंदर से भी बाहर से भी। नेक्स्ट स्लाइड। और ये तो वही काम अब आपको समझ में आ रहा होगा, अंदर की कुव्वत मुदाफियत और बैरूनी कुव्वत मुदाफियत। नेक्स्ट स्लाइड। एंटीऑक्सीडेंट। अब जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जब भी हमारे जिस्म में कोई काम होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स जो है वो टॉक्सिन्स हैं, और उनको डिटॉक्स करने वाली चीजों को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, और हमारे सारे प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं, और उसमें सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट आपका गैनोडर्मा। नेक्स्ट स्लाइड। कीप ऑन चेंजिंग, न्यूट्रिशन है, फुल न्यूट्रिशन है, सेल्स को पूरी सेहत देता है, पूरा, यानी कि
पीछे जो आपके देख रहे हैं ना, ये फौज फरमौज हमारे सेल्स हैं जो हमारे जिस्म की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये एक वो पावर है कि जो आपको बैरूनी दबाव से बचाता है और अंदरूनी कल्पचार से भी बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड। किंग ऑफ हर्ब्स, न्यूट्रिशन आपको प्रोग्रेस लेके जा रहे हैं। देखिए, एक रास्ता आपको एज की तरफ लेके जा रहा है, एक रास्ता आपको डेथ की तरफ लेके जा रहा है। और न्यूट्रिशन वो रास्ता है कि जो आपकी जिंदगी को भी सेहत देता है और आपके मौत से पहले के जो प्रोसेस है उसमें भी आपकी मदद करता है। दिस इज द बेस्ट मीडियोकर वे टू इम्यूनाइज योर सेल्फ, टू न्यूट्रलाइज योर सेल्फ, टू गिव इट न्यूट्रिशन एंड टू हैव अ सेफ एंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, गैनोडर्मा 1977 में इन्होंने उसको एंटी कैंसरस तक बना दिया और पेशेंट को जापान में इनको यूज किया गया। और ये वो इंजेक्शन है गैनोडर्मा का, ये आप सब लोगों के लिए न्यूज होगी कि ये क्रिस्टीन के नाम से आता है और ये एंटी कैंसर इंजेक्शन बना है गैनोडर्मा से। अब आपसे कोई कहे ना कि कैसे गैनोडर्मा कैंसर को मार सकता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि जाइए उठा के देखिए कि गैनोडर्मा से ही कीमोथेरेपी एजेंट बनाया गया कैंसर को मारने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। और हमारा गैनोडर्मा क्यों क्यों हम अपना डीएक्सन की बात करते हैं? गैनोडर्मा तो सारी दुनिया में लोग बना रहे हैं, हमारे डीएक्सन गैनोडर्मा में क्या चीज है? नेक्स्ट स्लाइड। तो पहली बात, ये ऑर्गेनिक है, बाकी भी ऑर्गेनिक होंगे, लेकिन हमारे पास अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सबूत है, बाकियों का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा ये कि डॉक्टर नीम की जो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से 6 किस्म के मशरूम्स, गैनोडर्मा मशरूम्स के स्पोर्ट्स को मिलाकर ये मल्टीपल प्रोडक्ट एफिकेसी हासिल की गई है, वो किसी और गैनोडर्मा में नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। कीप चेंजिंग, तो आपकी चॉइस इज योर्स, दवा खानी है या दवा के बाप को खाना है ना? तो ये चीजें हैं कि अगर आप समझते हैं कि गैनोडर्मा सही चीज है, तो आपको ये भी बता दूं कि गैनोडर्मा बॉडी को इम्प्रूव करता है, डिजीज खुद ब खुद चली जाती। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जजा है और दवा नहीं है। ये डॉक्टर लिम का स्टेटमेंट कि गैनोडर्मा डजंट ट्रीट द डिजीज, इट ट्रीट्स द बॉडी विच ट्रीट्स द डिजीज इन टर्न। तो ये बात जिस दिन समझ में आ गई तो उस दिन आप फाइट बैक कर सकते हो किसी से भी। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर ये तमाम वो प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन की बढ़ाते जाइए, पीपल ऑल नो अबाउट इट, इस पर हम बात नहीं करेंगे। आज हमें सिर्फ इम्यूनिटी पे बात करनी थी। नेक्स्ट, कीप चेंजिंग, इसकी प्रॉपर्टीज आप सबको पता है, प्लेटलेट्स, एंटी प्लेटलेट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, वैस्कुलर डायलेटेशन हार्म्स होती है। और इम्यून सेल्स चूंकि प्रोटीन होते हैं तो इसलिए हमारा रोल प्ले करता है फिर स्पाइरुलिना। कीप चेंजिंग, ये सब बातें मैं कर चुकी। तो ये वो जब याद रखना है आपको क्या डोजेज होना चाहिए। नॉर्मली आप 6 पेयर्स तक ले जाते हैं, यानी 3 चमचे आप शीशे लें। क्रॉनिक इलनेस में आप तकरीबन 1 ग्राम आपको लेना चाहिए और कैंसर में 1 ग्राम/kg लेना चाहिए, यानी 30 पेयर्स तक आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो पिलर है हमारी इम्यूनिटी का, इम्यूनो मॉड्यूलेशन की हमने बात की। अब इम्यूनिटी कौन से सेल्स देते हैं? व्हाइट सेल्स देते हैं। व्हाइट सेल्स क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? स्पाइरुलिना से। तो बेस्ट सुपर फूड विच गिव्स ग्रोथ एंड हेल्थ इज स्पाइरुलिना। नेक्स्ट, अब स्पाइरुलिना क्योंकि रिचेस्ट सोर्स है न्यूट्रिशन का, तो हर चीज के लिए फायदेमंद है। आंतों के लिए, आंखों के लिए, मैदे के लिए, कोई भी आप सिस्टम ले लीजिए उसमें आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है और इसके लिए ऑलरेडी कैल्शियम स्पाइरुलिन, HIV, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, इसीलिए इम्यूनिटी के लिए ग्रेटर रोल आफ्टर गैनोडर्मा स्पाइरुलिना का है, क्योंकि ये वायरस के खिलाफ काम करता है। और यहाँ तक कि इसकी इवैल्यूएशन जो कीमो प्रोटेक्शन में की गई, कैंसर में भी इम्यूनिटी एनहांस करता है स्पाइरुलिना। इसकी अपनी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं जो डीएनए को रिपेयर करती हैं। इसी तरह पूरा बोन मैरो की डेवलपमेंट हो, नेचुरल किलर सेल्स की एनहांसमेंट हो, स्प्लीन या लिम्फ नोड के एनहांसमेंट हो, किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन हो, नए सेल्स की फॉर्मेशन हो, या समरी में आप कह लीजिए कि जितने भी आपके सेल डेवलपमेंट है वो न्यूट्रिशन के लिए स्पाइरुलिना पे डिपेंडेंट है या स्पाइरुलिना जैसी चीजों पे। तो किसको चाहिए स्पाइरुलिना इम्यूनिटी? किसको चाहिए? नौमौलूद बच्चे को भी चाहिए। अभी तो उसको पता ही नहीं है कि किस किस मुसीबत में वो आ गया है और उसको किस किस चीज से लड़ना है। तो एनर्जी भी दे रहा है, रेजिस्टेंस भी दे रहा है, रिवाइटलाइज भी कर रहा है, रिकवर भी कर रहा है, और प्रेगनेंसी पहले, प्रेगनेंसी के बाद माँ और बच्चे की दोनों की सेहत की जमानत भी दे रहा है। तो इसी तरह जो बच्चा दुनिया में आ गया उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी बोन्स के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए तमाम तौर पर स्पाइरुलिना बेस्ट सब्सटीट्यूट है, माँ के दूध का नेमल बदल। कम एज से लेके और बुढ़ापे तक स्पाइरुलिना के बेनिफिट देखे जा रहे हैं, स्किन से लेके और ब्रेन तक जितनी भी डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंट है, फिर कहूंगी, स्पाइरुलिना पे। जो लोग स्पाइरुलिना खाते हैं ना उनका दिमाग कमजोर होता है, ना उनका दिल कमजोर होता है, ना उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। और तीसरा, और मेरे ख्याल इस पे हम खत्म करेंगे, बाकी तो 2 प्रोडक्ट्स और हैं, लेकिन मोरेनजी या मोरिंडा सिट्रोफोलिया जो इम्यूनिटी का हमारा तीसरा पिलर डीएक्सन का, क्योंकि आप याद रखिए कि डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी पे काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट तो है ही है, लेकिन
ये बहुत भारी स्लाइड है, आप देखिए। हेल्थ एनहांसिंग एट्रीब्यूशन जो है इसकी, वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, एडेप्टिव, एनाल्जेसिक, पेन किलर बहुत अच्छा है, एंटी कंजेस्टिव, जितना कंजेशन खत्म होगा उतना दर्द खत्म होगा, और जितना दर्द खत्म होगा उतना जिस्मानी कैफियत नॉर्मल होगी, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ कैंसर प्रोमोटिंग सेल्स के खिलाफ काम करता है और कैंसर को प्रिवेंट करता है। कोई ऐसा कंपोनेंट ऐसा नहीं है नोनी जैसा जो इतनी प्रॉपर्टीज रखते हुए भी वो उसके बारे में अभी भी रिसर्च कंप्लीट नहीं है। यानी मैंने आपको बार बार बताया 23 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी काम कर रही है इसके ऊपर कि नोनी फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स के, उसकी जड़ में, उसके पत्तों में, उसकी छाल में, उसके फ्रूट में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहाँ तक हैं। अभी तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और डॉक्टर्स के लिए एक मुश्किल बनी हुई है कि उसके अंदर से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करें, पेन किलर से लेकर एंटी कैंसर तक, ब्रेन की डेवलपमेंट से लेकर एल्जाइमर्स तक, और बोन के पेन से लेकर आर्थराइटिस तक। यानी हर जगह पे मोरेंजी या नोनी का बेहतरीन हमने इफेक्ट देखा है, प्रोवाइडेड अब मैं 2 चमचे पी के ये सोचूं कि मेरे जोड़ का दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं पागलों की जन्नत में रह रही हूँ। जितना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा है उतना ही मकदार आपको प्रोडक्ट की चाहिए। इम्यून सिस्टम के लिए therefore Morangi plays a very great role to strengthen the WBCs that almost 75 trillion cells हैं, उनको तकरीबन 120 न्यूट्रोसिटिकल पर डे चाहिए। क्या आप लेते हैं? और अभी भी 153 न्यूट्रोसिटिकल्स हैं वर्ल्ड वाइड जिनको नोनी में मिले हैं अब तक, और अब तो मेरे ख्याल 230 के करीब, मैंने लास्ट स्टडी जो पढ़ी है कुछ महीने पहले, उसमें 230 इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं उसके अंदर, जबकि आपके पास गैनोड्रामा में 700 तक इंग्रेडिएंट्स पहुंच गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी भी हम कितने कमजोर हैं, अभी भी हम पूरी जानकारी नहीं रखते अपने प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स ए टू जी। ए से मैंने तो एक स्लाइड बनाई थी कि ए से क्या फायदा है, बी से क्या फायदा, ये तमाम चीजों पे मुनहसर। इन्फ्लेमेशन, फंक्शंस, इंप्रूवमेंट इन मेमोरी, कंसंट्रेशन, सर्कुलेशन, मसल पावर, हेडेक्स, पेन्स, ब्लड प्रेशर, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नेम इट, इट हैज इट। तो जो लोग रेगुलर मोरेंजी का इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो अपने आप को न सिर्फ यंग रखते हैं और प्रिवेंशन रखते हैं अपने अंदर वायरसेस की, बैक्टीरिया, इवन फंगस। तो पहले दिन आप एक 5 ml 1 चमचा होता है, 1 चमचा नाश्ते से पहले लें, 1 चमचा खाने से पहले लें। 1 महीने के बाद आप उसको 2 से 3 चमचे कर दें, और फिर उसके बाद 30 ml खाने से पहले, रात के खाने से पहले, और 7 महीने के बाद 3 चमचे पे आप बरकरार रखें। इसके साथ साथ आप पानी पिए 15 से 20 ग्लास, या कम अज कम 12 ग्लास पानी रेगुलर पिए, तक आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो यूनिवर्सिटीज के नाम है जिनका मैंने तस्करा किया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। कॉर्टिसोल फिर हम अगली दफा पढ़ लें, क्योंकि ये अब बहुत लेट हो गया मेरे ख्याल है, आप लोग 11:30 बज गए। या पढ़ना चाहेंगे तो हाथ उठा दें। नेक्स्ट। एनी कमेंट्स? नेक्स्ट टाइम पढ़ें या अभी पढ़ लें? पढ़ लें चले जल्दी से खत्म करते हैं फिर। कॉर्डिसेप्स कैटरपिलर मशरूम, जिसको स्टेमिना मशरूम, ये रिवीजन आपको पता है सब कुछ, बस रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये सब इम्यूनिटी के जमरे में आते हैं। सेलुलर एक्टिविटी एनहांस करते हैं, शुगर कंट्रोल करता है, वायरस को खत्म करता है, ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट करता है, और माइक्रो सर्कुलेशन पे काम करता है, इसीलिए जल्दी से डिटॉक्स करता है, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो आपका किडनी हो, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे सेक्सुअल ड्राइव हो। सेक्सुअल ड्राइव इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन माइक्रो सर्कुलेशन, और पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी हो या एनर्जी की एंड्योरेंस हो, हर जगह कॉर्डिसेप्स के एनहांसमेंट देखे गए। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत इफेक्टिव है, तमाम ब्रोंकियोल से लेके और नाक तक हसासियत को बेहतर करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाता है, और देखा ये गया कि कार्डियक एरिथमियाज में जहाँ पर हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है वहाँ पर कॉर्डिसेप्स उसको रेगुलरेट करता है, और विद इन, यानी मोर्टेलिटी रेट, जब आपका हार्ट रेट खराब होता है तो डेथ हो सकती है किसी भी वक्त, लेकिन कार्डियक एरिथमिया खासतौर पर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को अगर कॉर्डिसेप देते हैं तो विद इन 30 मिनट्स सर्वाइवल एनहांसमेंट की गारंटी ये देता ही है। यानी अगर अब 400% इंप्रूवमेंट देखा गया है, 400% इन कार्डियक एक्टिविटी, तो इससे बड़ा जादूगर हो नहीं सकता कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ट्रीटमेंट में। तो इम्यून सिस्टम के अंदर वही एनके सेल्स हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं बेटर सेल्स को, पुराने सेल्स को खत्म करते हैं, रिचार्ज करते हैं, इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं, और इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनता है, कॉल मीन्स लिवर, एस्ट्रॉल जो कि बेंजीन रिंग है। अगर ये लिवर ये प्रोड्यूस ना करे तो ना आपका दिल चल सकता है, ना आपका दिमाग काम कर सकता है, ना आपकी आंतें काम कर सकती है, ना आपको हार्मोन मिलेंगे। हम सब लोग पागलों की तरह कोलेस्ट्रॉल खत्म करने की दवाएं खा रहे हैं, और हम गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते ही नहीं। गुड कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय गुड डाइट, गुड फंक्शन ऑफ द लिवर, कॉल मीन्स लिवर। और जेनेटिकली कॉर्टिसोल भी जब आरएनए रिपेयर करता है तो ब्लड फंक्शन को इंप्रूव करता है, और जब ब्लड फंक्शन इंप्रूव होता है तो बॉडी का एक एक सेल अच्छे से काम करता है। दुनिया में कोई दवा, कोई ग़िज़ा ऐसी नहीं है जो हमारे क्रोमोसोम्स की रिपेयर कर सके। एक दफा क्रोमोसोम टूटा
एक दफ़ा ख़त्म हुआ, वो गया सेल। लेकिन ये जो है ये सेल के न्यूक्लियस में जाके उसको रिपेयर करता है, इसीलिए ये एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। लिवर को प्रोटेक्ट करता है, सिरोसिस से प्रोटेक्ट करता है। रिसर्च ने ये बताया कि जब सिरोसिस के पेशेंट्स को कॉर्टिसोइड दिया गया और तकरीबन 72% इंप्रूवमेंट मिला उनके ब्लड टेस्ट में, 72% इंप्रूवमेंट देखा गया। तो आप आँख बंद करके जिगर के मरीजों को, गुर्दे के मरीजों को, लंग्स के मरीजों को और आप अपने लिए भी, मैं मरीजों में प्रमोट नहीं करती, लेकिन मैं जानती हूँ इस बात को कि अगर हमें रिपेयर चाहिए तो हमें ग़िज़ा का सहारा लेना पड़ेगा। ग़िज़ा बंद कर देने से रिपेयर नहीं होती। और कौन सी ग़िज़ा? जो रिपेयर करने की सलाहियत रखती हो। इसी तरह किडनीज़ की रिपेयर करने की सलाहियत कॉर्डिसेप्स के माइक्रो सर्कुलेटरी इफेक्ट की वजह से मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। और जाहिर है जब वो सब के सब डॉक्टर ने तो ये जमा इसी छत के नीचे किए हैं कि सारे के सारे एंटी कैंसरस हैं। तो कैंसर पेशेंट्स में जब कॉर्टिसोइड दिया गया तो ना सिर्फ उनकी वाइटैलिटी बेहतर हुई बल्कि ट्यूमर मास में भी कमी हुई। स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि 6 ग्राम पर डे अगर 2 महीने तक दिया गया तो उसकी सब्जेक्टिव डिक्रीज इन द ट्यूमर मास हमें मिली और जनरल रिएक्टिविटी ऑफ सेल्स भी वो बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूमर साइज जब डिक्रीज हुआ तो वो प्रोलॉन्ग नहीं करेगा ना, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसी तरह कॉर्टिसेप्स इंप्रूव करता है एंटीबॉडीज के डेवलपमेंट को, और एंटीबॉडीज जब डेवलप होती है तो वो डिजीज के साथ लड़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे कॉर्टिसेप्स में 100% एफिकेसी है। टैबलेट्स हमारी 300 मिलीग्राम की हैं, ऑर्गेनिक हैं, जीएपी अप्रूव है। क्वालिटी तो ऑब्वियसली सवाल ही पैदा नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज़ करें। केमिकल एडिटिव्स नहीं है इसमें, प्रिजर्वेटिव नहीं है, आसानी से मुंह से ही हजम हो जाते हैं। इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ भी पाउडर बन जाता है। और 4 से 6 टैबलेट्स एक आम आदमी की रिक्वायरमेंट है। कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक पेशेंट्स, नेफ्रोटिक पेशेंट्स, लिवर पेशेंट, दे नीड अ हायर कंटेंट ऑफ कॉर्टिसेप्स, चाहे वो कॉफी की शक्ल में लें या वो टैबलेट की शक्ल में लें या कॉर्टिसेप्स पाउडर की शक्ल में लें। नेक्स्ट स्लाइड। टी क्रीम भी इम्यूनिटी के में आती है, एंटीवायरल है, इसलिए उसको हमने इम्यूनिटी में डाला। टी क्रीम में क्या खासियत है? ये टी ऑयल हजारों साल से यूज हो रहा है हाइजीनिक कंट्रोल्स के लिए और स्किन से अब्जॉर्ब हो जाता है और लाइफोलिक है, चिकनाई के साथ साथ इजीली हमें अब्जॉर्ब करके अपनी एफिकेसी स्किन में सही दे देता है। नेक्स्ट स्लाइड। एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक, dilators, bronchodilators, cough, allergies, irritations, insect bites, इवन हर्बल एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज किए जाते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए ना, कि माइनर स्किन इरिटेशन हुई तो आपने टी क्रीम लगा लिया, सनबर्न में लगा लिया, कट्स में लगा लिया, स्क्रैचेस में भी लगा लेते हैं। इंसेक्ट बाइट में बहुत ही मुफीद है। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स बहुत है। बेनिफिट्स इसके न सिर्फ एक सूदिंग एजेंट है, हमने तो एंटीसेप्टिक के तौर पे कोविड में मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज किया। लोग डायपर रैश इसमें शबी ऑयल मिलाइए और इसको नेपी रैश के लिए यूज किया जा सकता है। बेनिफिट ऑफ ट्री ऑयल हम सब जानते हैं कि लोकल से लेकर थेरेपेटिक इफेक्ट्स तक कोई इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है ऐसा जो उसको नुकसान दे दे, और अवेलेबल है एज सन ब्लॉक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं इसको। जो इसका प्योर ऑयल है ना टी का, उसका एक ड्रॉप जो है वो शबी ऑयल के साथ मिला के सन ब्लॉक के तौर पे भी यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। लेमन जी हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला एक एजेंट, क्यों? कि इसके अंदर लेमन, इसके अंदर गैनोडर्मा और इसके अंदर मिंट, ये चारों चीजें जो है हमें इम्यूनिटी देती हैं। और विटामिन सी तो बैक्टीरिया को मारता है, वेट लॉस करता है और हमारे सेल्स की इंटेग्रिटी बर्दाश्त करता है, हमारी सेल वॉल को रिपेयर करता है। जो टूटे हुए सेल्स हैं बीमारी में उनको विटामिन सी रिपेयर करता है। तो इट्स अ वेरी गुड रिपेरेटिव हाइपर इम्यून मैकेनिज्म पे काम करने वाला लेमन। हर बीमार को गर्म पानी में अगर लेमन पानी के तौर पे दिया जाए तो वो कोई भी बीमारी हो वो जल्दी रिपेयर हो जाती है। हाँ, डायबिटिक्स के लिए थोड़ा ख्याल करें क्योंकि ये थोड़ा मीठा होता है। To summarize, prevention is always better than cure, but for me now prevention is cure. Thank you very much for patient hearing. 3 things, 5 messages to take home. Move, eat wisely, reflect. There should be a purpose in your life, and please connect. You connect to each other and you live long. Relationships gives you anti-aging effect. So go high, be healthy, stay blessed, and see you at the top. Thank you very much for patient hearing. सो गए मेरे ख्याल से सब लोग। जज़ाकिल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैम, जज़ाकिल्लाह, बहुत अच्छा समझा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप लोगों को समझ आया? मैं बहुत तेजी से गई आखिर में क्योंकि वो सब बातें आप जानते हैं पहले से। जबरदस्त। मेरा तो अभी हाल ही में ऑपरेट हुआ है और हम्म, स्पायरुलिना बेस्ट मेरा 8 पॉइंट अलहम्द- था, आपको पता है ब्लड जी का। जी और जी जो है फिर वो मैंने ये 1 मंथ यूज करी जिस तरीके से आपने मुझे बताया था सुबह शाम, और मेरा जी जी 5 पॉइंट जो है वो ब्लड जो है वो बढ़ गया था माशाल्लाह 1 मंथ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। दिस इज जी दिस इज आपके आंखों के सामने जब सबूत हो ना तो फिर कोई जी मैम, साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। यू ईट इट एंड यू लेट द वर्ल्ड जी नो मैम। हाउ गुड इट इज इंशाल्लाह। दोनों तो मेरे पास है मैम, और मैं सबको दिखा रही हूँ तो यकीन करें एकदम हैरत हो रही है सबको कि इतना कैसे बढ़ सकता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
जो आपने मुझे बताया। तो अल्लाह मियाँ आपको बचाए रखे और सेहतमंद रखे और सबको ये आमीन। तौफीक दे कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें और भरोसा रखें। भरोसा बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप पर, अपने प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं करेंगे, ये दुनिया आपको बढ़ने नहीं देगी। जी, जी, आपको बेशक, इतना नेगेटिव कर देंगे कि आप परेशान हो जाएँगे कि आप अपने ही जुमलों को फिर नेगेट करने बैठेंगे, एक्सक्यूज़ेज़ देंगे। नहीं, नहीं वो मुझे तो फलाँ ने बताया था, मैं तो इसलिए ले रहा था। एक डॉक्टर ने आपको कन्फ्रंट किया, आप वहीं पीछे हट गए। नहीं, नहीं वो मैडम मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था, मैं तो नहीं कह रहा ऐसा कुछ। अरे भाई, जो तुम कह रहे हो वो गलत नहीं है। तो वो कालू बेशक। सलामों वाली आयत सामने रखो कि अगर तुमसे कोई जाहिल टकरा जाए, जाहिल ज़रूरी नहीं है डिग्री ना हो उसके पास। जाहिलों के पास भी डिग्रियाँ होती हैं। जाहिल वो होता है जो मुश्ताहिल हो जाए, जो रिएक्ट करे और जो वो सही बात सुनने की पोजीशन में नहीं है। तो ऐसे जी, लोगों से महाराज। कन्फ्रंट ही नहीं करना है। जस्ट से थैंक यू। आप नहीं समझ पाओगे, जब आप अपने खुले दिल से बात करना चाहो मैं हाजिर हूँ। यू हैव टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, आप किसी का मजहब नहीं चेंज कर रहे, आप सिर्फ सेहत के लिए किबले दुरुस्त कर रहे हैं, बस। यस। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस? माइक्रोवीटा पे डिस्कस करना है, ठीक है। माइक्रोवीटा पे क्या डिस्कस करना है बेटा, वो तो है ही मशरूम ही की तो एक फॉर्म है, बस उसमें कंटेंट ऑफ आरजीजीआर थोड़ा सा आगे पीछे और वो एक पैकेट की शक्ल में है, बस। तो जो जो प्रॉपर्टीज गैनोडर्मा की हैं वही माइक्रोवीटा का नाम रख दिया उन्होंने, मशरूम को उन्होंने एक शक्ल अलग दे दी है, बस। तो वही प्रॉपर्टीज हैं उसकी, ठीक है। तो माइक्रोवीटा पे भी अलग से बात भी कर लेंगे, लेकिन ये कि ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। जो चीज़ हमें हमारे पास नहीं है कराची में, जो अब यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, वो है माइक्रोवेजी। माइक्रोवेजी मशरूम्स और वेजिटेबल्स का वो पाउडर है जो इसबगोल की भूसी में है, और अब यहाँ पर वो सैशे की शक्ल में आ गया है। पहले वो बॉटल की शक्ल में आता था। तो जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना हो, वो एक सैशे रोज इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर उन्हें सस्ता पड़ जाता है बजाय उसके कि वो पूरी बॉटल खरीदें। कोई क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब सबको समझ में आ गया? गुड, अच्छे बच्चे हैं सारे। Yes. ताली अपने लिए, बच्चे Thank लोग you. ताली Thank मारो, you. अपने लिए ताली मारो। सो नाइस मीटिंग यू ऑल। अल्लाह मियां आप सबको अपनी हिफाजत में रखे